थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले कर रहे हैं क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल साइड से। नंबर्स किसी भी बिजनेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उन नंबर्स को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, जो मेरे लिए थोड़ी बहुत नॉलेज है उनके बारे में, but I'm focusing on the forecasting, budget और कुछ critical finance के इंडिकेटर जो मैं समझता हूँ कि हर मैनेजर को समझ में आने चाहिए, समझने भी चाहिए, and they should start practicing as well। ये जो एरा है इस डेटा एनालिटिकल का, डेटा के बगैर यू कैन नो प्रिडिक्ट। सो डेटा, पेशेंट डेटा भी होता है, there's a number as well, so everything convert in numbers, so understanding numbers is a science जो हमने समझनी है एक certain level तक भी। अगर कोई कैश फ्लोज की बात करता है तो कैश फ्लोज होते क्या हैं, कैश आया, ठीक है, डैश कैश फ्लो किस तरह से मैनेज होते हैं, किस तरह से उनकी यूटिलाइजेशन होती है, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से अगर कोई मुझे शेयर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो मुझे समझने के लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई बैलेंस शीट प्रेजेंट करता है तो बैलेंस शीट है क्या, किस तरह से बनती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और क्यों बनती है। हॉस्पिटल सिस्टम में दुनिया के सबसे बड़े दो चैलेंजेस होते हैं जो हर हॉस्पिटल फेस कर रहा होता है, एक अकाउंट रिसीवेबल, एक अकाउंट पेएबल। एक कैश जो आप ले रहे हैं, एक कैश जो आप वेंडर को दे रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल आके बैंक करप्ट भी हो जाते हैं। रेवेन्यू इज अ बैड इंडिकेटर। वजह क्या है? रेवेन्यू तो आप बहुत जनरेट कर रहे हैं मगर वो रेवेन्यू इज नॉट योर हैंड, रिसीवेबल कैश इज सिटिंग इन समवेयर एल्स। जो पेएबल है आपने वेंडर को ऑन टाइम देना है, सैलरीज आपको टाइम पे देनी है। अगर इनका बैलेंस नहीं होता है तो दी बिग हॉस्पिटल दे कोलैप्स, क्योंकि कैश फ्लो उनके पास होता नहीं है, सेल्स इतनी सारी होती है, कैश इज सिटिंग समवेयर एल्स। आपने वेंडर को टाइम देना होता है, बाहर की दुनिया में वेंडर को टाइम पे नहीं देते, पेनल्टीज लगती हैं, तो पेनल्टी एड ऑन होती है, वो कॉस्ट आपकी बढ़ती जाती है। इसी तरह HR कॉस्ट होती है, आपने पेरोल देना होता है, पेरोल टाइम पे ना दें, कुछ भी कर लें, डीमोटिवेशन एम्प्लॉयज़ में बढ़ती है कि वाई आई एम नॉट गेटिंग सैलरी ऑन द टाइम। ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो हर मैनेजर को समझ में आने चाहिए। थोड़े से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे देखते जाएंगे। हम सब मैनेजर को क्या समझने की ज़रूरत है? सबसे पहले जो बिजनेस शुरू होता है वो करते क्या हैं बिजनेस के लिए? एक बजट बनाते हैं। बजट होता क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। बजट हम 2 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली विल प्रेजेंटिंग टू द बोर्ड होपफुली समटाइम नेक्स्ट वीक। हकीकत ये है कि इस प्रोजेक्ट को बनने से पहले इसके 5 साल का बजट बनना चाहिए था। बजट एक फोरकास्टिंग होती है, जो आप फोरकास्ट करते हैं फॉर फ्यूचर। उसके सर्टेन एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपने क्या देखना है। एक, हमारी एजिंग इज 2 years। एक डेटा को देखा जाता है, उसके बेसिस पे आप फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्टिंग क्या होती है? ऑन योर डेटा एंड योर एक्सपीरियंस यू फोरकास्ट योर फ्यूचर। कि फॉर एग्जाम्पल हमने इतना रेवेन्यू बनाना है 2025, उसका बेस किस तरह से बनाते हैं कि ये सर्विस 2 साल से इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी है ये रेवेन्यू ये करें। अगेन आई से रेवेन्यू इज वन साइड, अदर इज अ कॉस्ट साइड। बहुत सारे बिजनेस दे जनरेट रॉ रेवेन्यू बट द कॉस्ट इज हाई, सो वो नेगेटिव वेरिएंस पे चले जाते हैं। द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो इज पॉजिटिव वेरिएंस बजट का। अच्छा, इनिशियल जो बिजनेसेस होते हैं स्पेशली हेल्थ केयर सर्विस बेस होते हैं, पॉजिटिव वेरिएंस बहुत मुश्किल है फॉर 3 years, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, कॉस्ट वेरिंग ज़्यादा होती है। हम अपनी मिसाल ले लेते हैं, हॉस्पिटल की एक्टिव एरिया बहुत हैं, एक सर्विस स्टार्ट करनी पड़ती है, दूसरी उसको सपोर्ट कर रही होती है, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली दूसरी सर्विस
का नंबर बढ़ता जाता है, उसका भी नंबर रिलेटिवली होता है। फॉर एग्जाम्पल आईसीयू है तो आईसीयू के साथ पेशेंट डायरेक्ट नहीं आएगा, एक सर्विसेज एडॉप्ट होगी, पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे, आईसीयू फिल होना चाहिए। तो आईसीयू है, यू हैव टू रन फॉर 24/7। 24/7 के लिए स्टाफ चाहिए होगा। स्टाफ कॉस्ट इज समथिंग वी हैव टू बेयर। अनटिल अनलेस हम कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, ये कॉस्ट विल बी हियर। टिपिकल आज एक थंब रूल होता है कि हेल्थ केयर में HR कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, डिफरेंट है। लाइफस्टाइल हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर 45 to 55 भी जाता है। बहुत हाई लाइफस्टाइल जिस तरह से हेल्थ केयर टूरिज्म के बनते हैं, उनकी HR कॉस्ट 60% तक भी जा सकती है, बिकॉज द रेशियो गोज, बिकॉज प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करने के यू हैव टू मोर पीपल। इस वक्त हमारी HR कॉस्ट है 70, सो दैट्स टू हाई। बुरा नहीं है, बिकॉज हमारे काफ़ी जो ग्रोथ देखे हमने जब शुरू किया था, वी हैड OPD ऑफ 35-40, अब OPD इज एवरेज ओवर 200, सो ग्रोइंग, दूसरे डिपार्टमेंट बिजी होते जा रहे हैं। दैट्स नेचुरल ग्रोथ जो होनी है साथ साथ। हमें 2 साल टेक्निकली हो चुके हैं, जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो 1 साल कमीशनिंग का कंसीडर किया जाता है। कमीशन ये कि सर्विसेज आप अडॉप्ट करते जा रहे हैं, सर्विस को बिल्डअप करते जा रहे हैं। सेकेंड ईयर इज काउंट ईयर 1। उसके बाद यू हैव टू हैव 3 years टू हैव लाइक मोर मैच्योरिटी इन द सिस्टम। हम 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह डूइंग वेरी वेल, मगर कुछ एरियाज हैं जो हर मैनेजर को समझने चाहिए कि क्यों, किस तरह से और किस तरह से इन चीज़ों को हमने साथ मिल के देखना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इक्वली, हर मैनेजर का रोल है। कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है, रेवेन्यू हमारे हाथ में नहीं होता, इट्स एक्सटर्नल फैक्टर। कॉस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको मैनेज कर सकते हैं। 10 रुपये कहीं सेव करना विल मेक बिग इम्पैक्ट, ठीक है। रेवेन्यू एक एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारी रेपुटेशन, हमारी मार्केटिंग, द नंबर ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड, ये रेवेन्यू आता जाएगा स्लोली ग्रेजुअली। कॉस्ट वी नीड टू थिंक ऑफ कि किस तरह से बेहतर कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बन सकता है। बजट में जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, क्यों बनाते हैं कि वी वांट टू सी स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कि इतना लिक्विडिटी हो कि हम अकाउंट पेएबल को भी पे कर सकें, इतना हो कि सैलरीज भी दे सकें। सो दीज थिंग्स इज क्रिटिकल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। पेइंग एंड रिसीविंग एक चीज़ होती है जो डायरेक्ट हमारा कैश आता है, इसलिए कहते हैं बिजनेस में कैश इज किंग। कैश वो होता है जो आपको पेशेंट दे के जा रहा होता है, इधर बैंक या कैश देता है। रिसीवेबल दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है हॉस्पिटल का। रिसीवेबल आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, या ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको आप सर्विस दे रहे होते हैं। जनरली दे आर नॉट गुड पेयर्स। सिग्मा बीपीओ को भी ले ले, वो भी दे डोंट पे ऑन टाइम। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है इंश्योरेंस का तो आपके पास कैश लिक्विडिटी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए बिजनेसेस क्या करते हैं जनरली, वो कहते हैं रिसीवेबल एक सर्टेन परसेंटेज से हम आगे नहीं जाएंगे, हमारी सस्टेनेबिलिटी इशू बन जाती है, इसलिए करते हैं। अदरवाइज रेवेन्यू और बिजनेस इज गुड, इंश्योरेंस कंपनी दे रही है मगर वो टाइम पे नहीं दे रही है, आपने पेएबल देना है, सैलरीज देनी, ये इश्यूज बनते हैं। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर्स को रिसोर्स एलोकेशन समझने की बहुत ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज इज वी यूज़ द रिसोर्सेज द मैन पावर, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने देखनी होती है जिसको ट्रांसलेट करने होते हैं इन फिर ये सारे बजट बन के हमें ऑपरेशन इफिशिएंसी देख रहे होते हैं। इसी की बुनियाद पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है आपकी, जो हमने स्ट्रेटेजिक प्लान पे काफ़ी काम भी किया था। वो बजट के बगैर कुछ नहीं होता। बजट हम पहली मरतबा बना रहे हैं 3 साल का, इंशाल्लाह विल बी प्रेजेंटेड विद द बोर्ड नेक्स्ट वीक। ये हमारा एक यार्ड स्टिक होगा। रेवेन्यू हमने इतना करना है, इतनी कॉस्ट के अंदर काम करना है। हमने बोर्ड को यह भी बताना है कि सस्टेनेबिलिटी ब्रेक इवन अभी नहीं आएगा, क्योंकि वी आर ग्रोइंग। तो हो सकता है 1 साल 2 साल जो भी नंबर्स होंगे, वंस वी हैव अप्रूव्ड बजट, हम अपनी मैनेजमेंट के साथ शेयर करेंगे, दिस इज़ व्हाट इज स्टेटस। इतने साल तक हो सकता है हम नेगेटिव में जाएं, जो हमें सपोर्ट मिलेगी बोर्ड से, फंडिंग, जो कैश फ्लोज को हम इस वक्त चैलेंजेस हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड।
वो कैश फ्लोज फंडिंग से भी आ सकते हैं। सो ये स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इन्हीं चीज़ों से बनती है। अब इस पर मैंने वाई, बजट, इम्पोर्टेंस, अच्छा इसमें वेरिएंसेस रिपोर्ट होती हैं। वेरिएंसेस रिपोर्ट 3 होती है मेरे ख्याल में। एक होती है नेगेटिव वेरिएंस, एक होते है पॉजिटिव, एक ज़ीरो वेरिएंस। आइडियलिस्टिकली ज़ीरो वेरिएंस इज अल्टीमेट गोल। जो आप रेवेन्यू फोरकास्ट करते हैं, जो कॉस्ट आप फोरकास्ट करते हैं, वो ज़ीरो वेरिएंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि 10 मिलियन का हमने रेवेन्यू करना है, प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस्ट 8 मिलियन को होगी, तो ज़ीरो वेरिएंस ये होगी कि 8 मिलियन में हमने ये किया है, 10 मिलियन हमने रेवेन्यू किया है। नेगेटिव ये होगा कि 10 मिलियन रेवेन्यू हमने अचीव किया, 12 मिलियन का कॉस्ट आ गया। ज़्यादातर अकाउंट्स वाले बात करते हैं व्हाट इज़ द इनकम स्टेटमेंट। कितने लोग हैं जिनको इनकम स्टेटमेंट का सुना हुआ है नाम, कि इनकम स्टेटमेंट फाइनेंस बना के मैनेजमेंट को देती है। इनकम स्टेटमेंट होती क्या है? वेरी सिंपल। जो फाइनेंस का रूल है इज डबल एंट्री। डबल एंट्री क्या होती है? एक रेवेन्यू है, एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब रेवेन्यू क्या होता है? जो हम हर चीज सर्विस सेल कर रहे होते हैं, एनीथिंग वी प्रोवाइड सर्विस हियर, ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक, फार्मेसी, किचन, दैट्स रेवेन्यू। इसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड वी सो, हम जिसको सेल करते हैं, उससे क्या होता है? मेडिकल सप्लाईज, मेडिकेशन, किचन की सप्लाईज, ये कॉस्ट ऑफ जो हमें लगती है, जो हम चीज़ें खरीदते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? जो सैलरीज होती हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, दैट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इनको मिला के रेवेन्यू से माइनस किया जाता है, फिर आपके पास आता है नेट इनकम। जब माइनस में नेट इनकम हो जाती है तो क्या होता है? आप अर्न कर रहे हैं इतना और इतने लॉसेस आते हैं। तो नए बिजनेस में क्या होता है कशमाला? देयर इज ऑलवेज अ फंडिंग मैकेनिज्म। द कंपनीज दे व्हाट दे डू, इतना इन्वेस्टमेंट हमने करना है 3 ईयर्स में। जब फंड इंजेक्ट करने होते हैं, कब 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 करने होते हैं? जब यूर इन लॉसेस, जब योर कैश फ्लोज आर नॉट बीइंग सेटल्ड। तो बोर्ड क्या करता है? वो फंड 3 साल तक कमिट होती है कि वो करते रहते हैं। तो 3 साल के बाद ये कमिटमेंट ईयर 1 में होती है कि हमने ब्रेक इवन कब करना होता है बोर्ड के साथ, वो आपको बताते हैं कि ये होता है। एग्जैक्टली मगर आज हम उस लेवल पे आ चुके हैं कि विल बी सिटिंग विद द बोर्ड, उनके साथ ये डिस्कस करेंगे, उनको विजिबिलिटी देंगे, ये हम करेंगे, ये आप हमें सपोर्ट करेंगे फॉर सर्टेन टाइम। तो हॉस्पिटल में सब एक सिंपल सा है, 50 मिलियन का रेवेन्यू हमने जनरेट किया, जिसमें 10 मिलियन हमने सप्लाईज में दिए, 35 मिलियन HR कॉस्ट आ गई। अगर वो पॉजिटिव वेरिएंस है तो आपने 5 मिलियन सेव किए। ये अदर वे राउंड भी हो सकता है, कोई रियल फिगर नहीं है। दिस इज जस्ट यू नो टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से ये इनकम स्टेटमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट को बना के देता है। यही रिवर्स हो सकता है कि आपने 50 मिलियन रेवेन्यू में बनाया, 20 मिलियन सप्लाईज में दे दिए, 45 मिलियन सैलरीज में दे दिए, तो आपका वेरिएंस नेगेटिव में चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट का। सो दिस इज हाउ नॉर्मली व्हाट दे डू फाइनेंस, वही इनकम स्टेटमेंट बना के सीनियर मैनेजमेंट को देते हैं कि दिस इज व्हाट इज द स्टेटस। तो ये जनरली इनकम स्टेटमेंट मंथली भी बनती है, क्वार्टरली भी बनती है, ईयरली भी बनती है। दिस इज व्हाट दे जनरेट। तो कभी भी कोई इनकम स्टेटमेंट की बात करे, ये इसका स्ट्रक्चर ये होता है, रेवेन्यू वर्सेस एक्सपीरियंस, नेट इज वेरिएंस इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का भी नाम सुना होगा। बैलेंस शीट किस तरह से बनती है, फाइनेंस किस तरह से बना के प्रेजेंट करता है बोर्ड को, मैनेजर्स को भी समझने की ज़रूरत है। अब जो नया एरा आ रहा है ना, मैनेजर दे शुड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल साइड ऑफ द बिजनेस एज वेल, दे आर इन्वॉल्वड इन। उसमें एक एसेट्स होते हैं, एक लायबिलिटी होती है, एक इक्विटी होती है, ऐसा ही होता है कशपाला। और इसमें एसेट क्या होते हैं? एक करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट क्या होते हैं? जो कैश आपके पास आ रहा है,
एक शॉर्ट टर्म जो हो जाए रिसीवेबल भी कैश है जो आपको 30 दिन के बाद मिलना है, ठीक है। और इन्वेंट्री जो कैश इन्वेंट्री होती है जो आपने स्टॉक रखा होता है स्टोर में, दैट्स पार्ट ऑफ एसेट एज वेल, कि आपकी फार्मेसी में है, आपके सर्जिकल में है, दैट्स पार्ट ऑफ एसेट, क्योंकि वो कैश में आपने लिया, कैश इज सिटिंग हियर, वो यूटिलाइज नहीं हुआ है, इसलिए वो एसेट का पार्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन करंट। नॉन करंट क्या होती है एसेट? एक आपकी बिल्डिंग होती है, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है। कैश हमारा होता है, वी हैव इन्वेस्टेड इन अदर प्रोजेक्ट, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द एसेट एज वेल, जो नॉन करंट होते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो आपको वेंडर को पे करना है, और आपने वेजेस पे करनी है जो आपने नेक्स्ट मंथ में देनी है, लाइबिलिटी आपको पे करना है। और शॉर्ट टर्म लोन जो आप ले रहे होते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म क्या होती हैं? लोन फैसिलिटी जो बैंक से लेती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 10 साल के लिए, दैट्स पार्ट ऑफ नॉन करंट। और ऐसे बॉन्ड जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं जो सर्टेन टाइम के बाद देनी होती है। इक्विटी क्या होती है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, जो आपके सारे एसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 बिलियन आपका एसेट है, लाइबिलिटीज़ आपकी 1 बिलियन है, तो आपकी रियल इक्विटी इज़ 4 बिलियन, ठीक है। सो दैट्स हाउ नॉर्मली दे प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। Where will you take share capital versus revenue minus your expense? If equity is your balance between the two, share capital कहाँ जा रहा है? शेयर कैपिटल कौन सा? Share capital is the initial investment जो कि आपने की to start the business. That will asset की part है। There's a long term investment will non current पे आ जाएगा long term investment। Assets goes on one side, liability plus equity comes on one side. Yes. Liability assets are your cashes and the rest of the things as you have explained. Then comes your liabilities. जो assets आपकी equity आ रही है ना, equity में आपका revenue आ रहा है, आपका expense आ रहा है। Revenue minus expense plus आपका जो आपने share capital पहले invest किया था, that is parked over there. Share capital से आप withdraw कर लेंगे, अगर जो आपने revenue में से, that is your dividend. इसका मतलब है कि आप उसमें से निकाले जा रहे हैं जो आप प्रॉफिट बनाए जा रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर गिविंग लॉस टू द बिजनेस। आप उसमें से नहीं निकाल रहे हैं, आप उसको दोबारा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, तो दैट इज ग्रोइंग योर शेयर कैपिटल अगेन। देखिए आई टोटली ऑन दिस, मगर इस लेवल पे व्हाट आर वी डूइंग कि लॉन्ग टर्म जो हमारे लाइबिलिटी वो सॉरी एसेट्स है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक शेयर होल्डर रहते हैं, एक बोर्ड होता है। सो दिस व्हाट इज कमिंग फ्रॉम देम, जो उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है जो लॉन्ग टर्म में, वंस वी गेट देयर जब आप ब्रेक इवन पे आते हैं, देन यू स्टार्ट पेइंग बैक डिविडेंड्स, ठीक है, बोर्ड को। उसमें बोर्ड में कितने शेयर होल्डर हैं, डिविडेंड्स विल गो आउट फ्रॉम दिस बिजनेस। जब आपका पॉजिटिव वेरिएंस आता है, पॉजिटिव वेरिएंस का ये होता है, फॉर एग्जांपल आपने 20 मिलियन का प्रॉफिट किया है, 10 मिलियन गो इन इन्वेस्टमेंट, 10 चार्टर ऑफ फाइनेंस मुझे नहीं पता है, 10 million will go in dividends to the board, ठीक है। जहाँ तक मेरा फाइनेंशियल उसके हिसाब से इक्विटी के अंदर दैट्स बेसिकली शेयर कैपिटल, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और प्लस आप अगर डिविडेंड कोई ले रहे हैं तो वो उसके अंदर जाता है। दैट्स माय फीडबैक फ्रॉम यू। इक्विटी के अंदर बेसिकली जो मेन आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो प्लस दैट इज योर शेयर कैपिटल ना, शेयर हाँ जो आप ड्यूरिंग द पीरियड थोड़ा अपने प्रॉफिट में से दैट इज योर रेवेन्यू reinvestment or reserve for the business, that will come from the equity. So liability minus asset, the equity की distribution 3 फॉर्म में होती है, ऐसे ही है, मुझे याद नहीं है कितने फॉर्म में, 3 फॉर्म्स होते हैं, ये कश्माला बता सकती है। मैं अच्छा जो मेरा टेक है, आई एम जस्ट गोइंग टू द वर्ड्स इक्विटी, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज वंस टाइम विल कम द इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, आई डोंट नो दैट अकाउंट ऑफ चार्टर क्या बना हुआ है, सो आई एम नॉट गोना से समथिंग एल्स, और अकाउंट ऑफ चार्टर इज समथिंग डिफरेंट जो बोर्ड के पास है, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई एम नॉट गोना शेयर इट हियर। दिस इज हाउ नॉर्मली बैलेंस शीट अकाउंट बना के देता है, जो मैंने डिस्कस किया है। दिस इज
टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यही आप बात कर रहे थे। ये मैंने नंबर में रखा हुआ है, थ्योरेटिकली मैंने नहीं दिया है, द रीजन अकाउंट और चार्टर मुझे नहीं पता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स क्या होते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग मार्जिन किसी भी मैनेजर के लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, छोटी सी मिसाल ऐसे मैंने ड्राइव किया, कोई नंबर नहीं है। 10 मिलियन का रेवेन्यू है, 9.2 इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 0.8 इज योर, तो उसका ऑपरेटिंग इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? 10 मिलियन इज योर रेवेन्यू, 9 इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो 0.8 मिलियन आ गया। ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे होगा मालूम? उसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय ऑपरेटिंग रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सो एक्चुअली दैट्स 8% ऑपरेटिंग मार्जिन। जब हम ऑपरेटिंग मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स द फॉर्मूला नॉर्मली वर्क्स। कश्मला, एम आई राइट? ठीक है। कॉस्ट रेवेन्यू, हम जो जनरल हम मैनेजर होते हैं, वी डोंट प्रोड्यूस बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या ऑपरेटिंग मार्जिन्स एज वेल। ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत होती है। वी नो कि हाउ मच रेवेन्यू वी जनरेटिंग। हमने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन पेशेंट देखा है और रेवेन्यू है हमारा फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है और 100 पेशेंट है, तो 1 मिलियन डिवाइड बाय 100, ये आपका हो गया पर पेशेंट रेवेन्यू जो आप जनरेट कर रहे होते हो। उसी के अगेंस्ट कॉस्ट भी इसी तरह होती है। आपकी टोटल कॉस्ट इज 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 पेशेंट, तो एक पेशेंट पे जो हमारी कॉस्ट होती है वो होती है 7.5। तो नॉर्मली बोथ दे वर्क टुगेदर, कि इतने पेशेंट आए, इतनी सेल्स हुई, डिवाइड कर दे उसके साथ, इतनी कॉस्ट बेयर की, इतने पेशेंट आए ये के, तो ये आपका मार्जिन बन जाते हैं कि इतना कॉस्ट कर रहा है एक पेशेंट यहाँ आने के लिए। इस वक्त हमारा कॉस्ट इज़ वेरी हाई बिकॉज हमारी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी इतनी नहीं है जो रेवेन्यू को जाके मैच करे। सो ये रिवर्सबली ये हो जाता है जो हमारा इस वक्त सिनारियो कि रेवेन्यू इज 1 मिलियन 100 पेशेंट ही हम देख रहे हैं, मगर कॉस्ट हमें 1.25 कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो बॉटम लाइन क्या होगा? नेगेटिव 2.5, तो 2,500 रुपये एक पेशेंट पे हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू पर पेशेंट रेशियो। जनरली कोई भी बना सकता है, फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, आपका नंबर पता है तो डिवाइड बाय दैट वी शुड नो कि हमारा कॉस्ट वेरिएंस क्या है, रेवेन्यू वेरिएंस क्या है पर पेशेंट। ये आपकी मर्जी है, सब डिवीजन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सर्जरी में इतने पेशेंट आए, इतना मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, सर्जरी में इतनी कॉस्ट आ गई। आपने क्या करना होता है कि कॉस्ट सेंटर का भी कर सकते हैं, सर्जरी का सिंपल, हॉस्पिटल वाइड भी कर सकते हैं, सर्जिकल अलाइड का भी कर सकते हैं, मेडिसिन का भी कर। देखिए अच्छा, let me say, ये आप सब यूनिट भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल का भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉर ऑप्शन गायनी का भी ले सकते हैं, पूरे हॉस्पिटल का ले सकते हैं। दैट्स द फार्मूला नॉर्मली वर्क्स। सर्जरी ने 20 मिलियन का रेवेन्यू किया, 100 पेशेंट देखे, उनको 18 मिलियन का कॉस्ट लगा, वही द सेम methodology work on unit level or organization wide as well. ये रेवेन्यू साइकिल है नॉर्मली, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू कहाँ से आता है? एक ये सर्विसेज होती हैं, एक कैश एंड पीओ जो आपको डायरेक्टली कैश में का हिस्सा बनता है, एक रिसीवेबल होता है। सो ये इसको रेवेन्यू साइकिल में हम क्लोज कर रहे होते हैं। कॉस्ट मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है। डायरेक्ट स्टाफ सैलरीज, मेडिकल सप्लाई, मेडिकेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी हम पे कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी एंड फैसिलिटी मेंटेनेंस, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज एक कॉपी हो गए हैं इस पर। ठीक है, सो दिस इज नो वे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। जब हम किसी भी स्टेटमेंट में देखें व्हाट्स द डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट्स इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में ये चीज़ें आती हैं, स्टाफ सैलरी, मेडिकल, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल। आपके कैश फ्लोज कहाँ हिट होते हैं? यहाँ पे
अकाउंट पेएबल ऐसी चीज़ होती है जो हमने वेंडर्स को या एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को पे करना होता है. सो दिस इज आउट कैश फ्लो, राइट. इन कैश फ्लो क्या होता है, एक पीओएस और जो कैश आ रहा होता है. दूसरा होता है रिसीवेबल. रिसीवेबल वो बिजनेस होता है जो आप सर्विस दे रहे होते हैं ऑन क्रेडिट टर्म, 30 डेज 45 डेज, जो इंश्योरेंस कंपनी हो सकती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एन नंबर हो सकते हैं. अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनका बैलेंस करना. रिसीवेबल हमें रिसीव नहीं हुआ टाइम में, वॉट एवर द रीजन्स. पेबल तो हमने देना है, सैलरी भी हमने देनी है, वेंडर को हमने टाइम पे देना है. इसका बैलेंस करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करता है कि व्हाट इज योर टेक ऑन दीज टू, जो आपके कैश फ्लोज को जाके बैलेंस आउट सस्टेनेबल बनाने का. बिजनेस का सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है. प्रॉफिट में जाए ना जाए, सस्टेनेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्वेस्टर भी सोचता है कि इस सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इसे शेकी कैश फ्लोज इसका इशू है. जब लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट गो इन लिटरली कोमा इन अ वे कि आप ब्रीदिंग स्पेस ख़त्म हो जाता है. यू कैन नॉट इवन थिंक एंड ब्रीथ एज अ सिस्टम. इन चीज़ों पे हम बीइंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एग्रेसिवली वर्किंग कि ये इनको कहीं ना कहीं हम बैलेंस आउट कर लें कि हमारे कैश फ्लो के इंडिकेटर्स बेहतर होते जाएं. कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑक्सीजन सप्लाई समझते हैं. दीज आर कैश फ्लोज. दो कैश फ्लोज होते हैं, एक इन कैश फ्लोज एंड आउट कैश फ्लोज. एक जो आपके पास रेवेन्यू के मध्य में आता है, दूसरे जो आप पे आउट कर रहे होते हैं. इनफ्लो एंड आउट फ्लोज उससे रिलेटेड है. अगर ये आपका सस्टेनेबल नहीं है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ये फिर जो हिकअप्स आते हैं, ब्रीदिंग स्पेस ख़त्म हो जाता है. पर इसमें ये होता है अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन पे, जब भी ये कोई नए बिजनेस बनते हैं ना, सर्विस, सो कैश फ्लो फंडिंग होती है. वो जब अब बिजनेस बन रहा होता है उस वक्त 5 साल के कैश फ्लोज आप बनाते हैं कि ये कैश फ्लोज प्रोजेक्शन है हमारी फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स. वहाँ पे कमिटमेंट आप फंड जो बोर्ड होता है लेते हैं कि कैश फ्लो हमारा ये स्टेटस होगा, ये चैलेंज होगी, तो फंडिंग इंजेक्शन उस वक्त डिज़ाइन होता है कि कब तक आप माइनस में होंगे तब तक आपको फंड हम देते रहेंगे. जब आप कमिट करते हैं बोर्ड को एज एग्जीक्यूटिव कि ये हम ब्रेक इवन करेंगे, सस्टेनेबल बन जाएंगे, देन वी डोंट नीड योर कैश फंडिंग इन द सिस्टम. हम सेल्फ सस्टेन बन जाएंगे और वी ब्रीथ अवर सेल्फ. सो यू डोंट नीड टू बी ऑन लाइक अ वेंट और समथिंग एल्स, मगर हमें इतने साल तक कैश इंजेक्ट करना होता है किसी भी नए बिजनेस में. दिस इज़ द नॉर्म. तो इसको समझने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे ख्याल में हम सबको समझना ज़रूरी है. फाइनेंस इज़ इस चीज़ की ड्राइवर, मगर हमें भी समझना ज़रूरी है. जब हम बातें फाइनेंस से पूछ रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एरियाज वी नीड टू वर्क ऑन, कैसे वेरिएंसेस हैं, किस तरह से बनते हैं. तो इससे आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है अबाउट द बिजनेस, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं.